हेलो एवरीवन। आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे टैक्स का पार्ट ए, दैट इज ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टैक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो पार्ट ए दैट इज द डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, तो याद है कितने नंबर का ये 60 मार्क्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ इनकम टैक्स। पूरा पेपर आपका न्यूमेरिकल है, मैंने पहले ही बता दिया था। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम आते हैं, तो हमें जो भी कंसेप्ट है वो हमें समझना है और उन कंसेप्ट को हमें अप्लाई करके देखना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी फिलहाल जब आएगा तब आएगा, अभी तो हमें थ्योरी पढ़नी है इनकम टैक्स से बेसिक के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और टैक्स के बारे में। काफी पॉइंट्स अपने कवर्ड हो गए होंगे कहां पे, जब मैंने जीएसटी और टैक्स का इंट्रो दिया था। क्योंकि जब मैंने पहले पार्ट भी पढ़ा था तो अपने टैक्स से जनरल बातें की थी, तो ये जनरल बातें, जनरल चैप्टर है, इसको लिख लो रीड। जब आपका पेपर पूरा प्रैक्टिकल आता है तो ये चैप्टर का वेटेज बहुत कम हो जाता है, फिर भी एक पढ़ा हुआ होना चाहिए जनरल बातें। तो जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स इंट्रोडक्शन। इसमें टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको याद होगा जब मैंने आपको टैक्सेस पहली बार पढ़ाया था तो मैंने बताया था टैक्सेस क्या होते हैं। सर एक कंपलसरी होता है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, मतलब ये वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब पे करना है। और यदि आपने टैक्सेस नहीं पे किया तो पेनल्टी और इंपोज की जाती है बाय द गवर्नमेंट। और ये टैक्सेस का जो कंसेप्ट है आज से नहीं, पुराने जमाने के, पहले पुराने राजा महाराजा होते थे तो वो मतलब अलग अलग नाम से वो अमाउंट लिया करते थे। अब प्रॉपर्ली इसको बना दिया है टैक्स। तो टैक्सेस तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो भी कंट्री, जो भी आपकी इकोनॉमी, उसको चलाऊंगी कैसे, तो पैसा तो चाहिए ही ना। जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, राजा लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर की जो भी फसल आएगी उसका कर लिया करते थे, आपने मूवीज में देखा होगा। तो ये पुराना कंसेप्ट है जब से ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, यदि आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा रहा है तो वी नीड अ फंड, तो फंड तो चाहिए ही। तो फंड के रीजंस अलग अलग होते हैं। पहले एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर कर लिया जाता था, बिजनेस के ऊपर लिया जाता था, अलग अलग चीजों पे लिया जाता था। तो यहाँ पे टैक्सेस दो पार्ट में, वन डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स है जो इनकम टैक्स से ऊपर लगता है। What is a tax? Tax is a financial charge or levy imposed upon a taxpayer, may be individual or may be legal entity, collected by state or by the functional equivalent, जो भी applicable authority है of the same, such that failure to pay, और ये compulsory amount है, यदि आपने नहीं पे किया तो क्या होगा, और यदि आपने evasion किया तो क्या होगा, punishable by law, penalty will be imposed। कोई confusion? क्यों लगता है टैक्स, क्यों चाहिए गवर्नमेंट को पैसा? क्योंकि चाहे मोदी आए चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी या कांग्रेस, टैक्सेस सबको लगाने, ये सब पॉलिटिकल नॉनसेंस होती है जो लोग सुनते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्योंकि टैक्सेस तो लगने लगते, कौन सी गवर्नमेंट क्या चीज कम ज्यादा लगाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन लगाना जरूरी है। और क्यों लगाना जरूरी है? रीजन नंबर 1, एक्सपेंसेस ऑन वार। भैया जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा तभी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर पैसा लगाएगी। और डिफेंस इक्विपमेंट पर, डिफेंस सिक्योरिटी पर पैसा क्यों लगाया जाता है? जिससे कि पाकिस्तान अटैक करे 2025, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया था। तो गवर्नमेंट बजट बढ़ा पाई क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है फ्रॉम द टैक्सेस, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, वो बात अलग है। लेकिन टैक्सेस आर नेसेसरी क्योंकि भैया हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। जैसे अमेरिका ईरान पे अटैक कर देता, अमेरिका बिल्कुल पागल है, सबको पता है। क्या पता अमेरिका इंडिया के ऊपर अटैक कर दे,
तो बोलते भी है आने वाले सालों के अंदर हर कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट, और ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने बोला, ये रियल था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्लियरली स्टेटमेंट है, हर कंट्रीज को अपने डिफेंस पर पैसा बढ़ा देना चाहिए जिससे कि कोई भी कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, पर अटैक करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि यदि आपकी कंट्री पावरफुल होगी तो इजीली कोई अटैक नहीं करेगा ना, तो इसलिए आपका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए जिससे कि आपकी कंट्री बाकी कंट्री से क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे और पाकिस्तान डर के रहे। और क्या क्या चारों बात समझ में आ गई। तो इसलिए आपको टैक्सेस चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा होगा तभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है डिफेंस के ऊपर, जिससे कि युद्ध या जो भी वॉर होगी उसके अंदर आप फाइट कर सकते हो उनके ऊपर एक्सपेंसेस करने के लिए। सेकंड, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया। जो आपकी जुडिशियल बॉडी है, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो आपके पुलिस ऑफिसर हुए, जो आपके ट्रैफिक पुलिस वाले हुए, जो भी फॉर एग्जांपल आपकी जुडिशियल बॉडीज है, ये सारे क्या है, खर्चे ही तो है और क्या है, गवर्नमेंट के। तो ये पुलिस वाले को सैलरी कहां से मिलती है, टैक्सेस, रिवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू आएगा वही तो रिवेन्यू जाता है पुलिस वालों को। क्या करें, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। The enforcement of the law and public order. Third, protection of properties. Fourth, that you know well infrastructure. हम भी बाबा बोलते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो बिल्कुल अमेरिका जैसा होना चाहिए। इंडिया ही बाबा बोलता है कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी, ये ट्रेन आ जाएगी, ऐसे एरोप्लेन आ जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, धीरे धीरे दिखने भी लग गए तुम लोगों को, जो बहुत सारे घूमते फिरते होंगे, जो बाहर के बच्चे आए होंगे, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ। जिन्होंने अभी रेलवे रिसेंटली 3 to 4 years के अंदर जर्नी की होगी, बोलते हैं रेलवे भी इज वेरी गुड, अच्छा लगता है। पहले रेलवे अच्छा नहीं लगता था, लगता है एरोप्लेन से चले जाओ। आजकल रेलवे भी बहुत चेंज हो गया और चेंज हो भी रहा है। यदि आप देखोगे तो हर जगह जगह आपको, आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वर्किंग चल रही है, काम चल रहा है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहते हो कि बेटर रोड हो, बेटर डैम्स हो, ब्रिजेस हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बेटर रेलवेज हो, ट्रेन्स हो, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका रेलवेज भी किसका पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपकी जो रोड, आपको पता होगा जयपुर दिल्ली, तो जयपुर से दिल्ली दौसा वाला रोड बना है, दौसा है दूधू मुझे ध्यान नहीं है, तो एक रोड बना है जिससे आप दिल्ली पहुंच जाते हो कितने घंटे में, 3 से 3.5 घंटे। और वो रोड आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या शानदार रोड है। जो रिंग रोड नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो जो रोड बना है, पहले तो पता था, तो 3.5 घंटे या 3 से 4 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर व्हीकल स्पीड। और चलाने में जो कंफर्ट आता है, जिनको ड्राइविंग पसंद है वो तो बोलते हैं मजा आ गया, जन्नत। इंडिया चेंज हो गया। आप इंडिया के अंदर अलग अलग सिटीज में आप जाओगे, बहुत घूमने वाले हो, तो ऐसे ऐसे रोड बने ना, वो आने वाले फ्यूचर को बताते हैं 10 साल के बाद क्या रोड है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है। रोड कैसे बनेगी, ये डैम्स कैसे बनेंगे, ब्रिजेस कैसे बनेगी, रेलवे स्टेशन कैसे बनेंगे, ये रेलवे ट्रेन कहां से बनेगी, कहां से बनेगी बेटा, टैक्सेस, रिवेन्यूज। और रिवेन्यू का मेजर सोर्स होता है टैक्सेस, गवर्नमेंट की रिवेन्यू का। इसको आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक वर्क। जो पब्लिक वर्क होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पार्क बनते हैं, आपने देखा होगा आजकल जयपुर के अंदर आप देखोगे तो जगह जगह आपने देखा होगा ये पार्क बने हुए, ओपन पार्क, जिसको आप बोलते हो ओपन जिम। ये ओपन जिम बनी हुई है, पार्क बने हुए हैं जगह जगह, तो उनको मेंटेन भी किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब बिना रिवेन्यू के हो ही नहीं सकता। सोशल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्लियामेंट होती है उनको भी सैलरी मिलती है, मिनिस्टर्स को भी सैलरी मिलती है, तो कहां से मिलती है, रिवेन्यू। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू आएगा वहीं से जो पूरा गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो गवर्नमेंट की पूरी टीम है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा स्टेट चलाते हैं, जैसे जिले का मुखिया हो गया फॉर एग्जांपल कलेक्टर, तो कलेक्टर को रिवेन्यू कहां से होती है, कलेक्टर को काम करके थोड़ी पैसा लेता है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है गवर्नमेंट का, वो भी कहां से आता है, फ्रॉम द टैक्सेस। टू फंड वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन सिस्टम। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये तो मेरे को भी लगता है कि एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, लेकिन वो इंडिया में नहीं हो सकता।
क्योंकि मिनिस्टर के स्कूल से, यदि आप इंडिया के अंदर देखोगे तो बहुत जगह क्या होता है, मिनिस्टर्स के स्कूल से। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जगह जगह गवर्नमेंट के स्कूल्स बने हुए। बात अलग है कि जिनके पास पैसा है वो कभी भी पब्लिक स्कूल में भेजते नहीं। और यदि आप अमेरिका के अंदर जाओगे तो पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चे भेजते हैं, वहां भी प्राइवेट स्कूल भी और पब्लिक स्कूल भी है, और अच्छे अच्छे लोग भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं क्योंकि वहां भी फ्री एजुकेशन है और मेंटेन है। अरविंद केजरीवाल की इस मैटर के अंदर तारीफ की जाती है, उसने गवर्नमेंट के स्कूल्स का नक्शा बदला था दिल्ली के अंदर, एक स्टैंडर्ड रेज किया था दिल्ली में। तो भैया आप स्कूल्स का जो एनवायरमेंट चेंज करोगे, वर्किंग चेंज करोगे, तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल बच्चों से फीस लेती है नहीं लेती, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे कैसे? फ्रॉम द गवर्नमेंट रेवेन्यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया गवर्नमेंट को स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आप बच्चों से ज्यादा फीस लोगे ही नहीं, तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि आपको उस स्कूल के लेवल को मेंटेन करने के लिए और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, आपने बहुत बार गवर्नमेंट स्कूल में देखा भी होगा सर वहां पे टॉयलेट ही नहीं होते, फिर तो आजकल एनजीओ ने बनाना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा भी होगा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद आपने देखा होगा किसी ना किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। हमने देखा ही नहीं, हम जाते ही नहीं है, हम तो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन कभी तुम्हारा एनजीओ या फॉर एग्जांपल कभी कुछ पब्लिक वेलफेयर के पर्पज के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल गए हो? क्योंकि मैं पब्लिक वेलफेयर के इंटेंशन से गया हूं इसलिए मुझे पता है, वरना गवर्नमेंट स्कूल में अपना क्या काम, क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वहां पे गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, गवर्नमेंट कितना करे, और करे तो लोग उड़ा देते, तो पब्लिक लोग करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू करना पड़ेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत किया। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट को यदि करना है तो गवर्नमेंट को बजट तो देना ही पड़ेगा कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, गवर्नमेंट की भी लिमिट है। तो सिंपल सा पॉइंट आता है उसके लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन भी तो मिलती है बिना काम किए, तो पेंशन कहां से देगी गवर्नमेंट? तो सिंपल सी बात है, जो वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, आपको पता होगा अभी भी ये शायद गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर दवाइयां फ्री होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होता है। तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो भी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज है, वहां पे जो पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, कहां से? गवर्नमेंट रेवेन्यू, बजट का पार्ट होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। किसके लिए? एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन फॉर बुड्ढास एंड बुड्ढीज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। आपने एक स्कीम पढ़ी होगी मनरेगा, जो कांग्रेस के टाइम स्टार्ट हुई थी कि मतलब मुझे अमाउंट याद नहीं है, 1000 रुपए 2000 रुपए इतना अमाउंट दिया जाएगा, मीन जो भी अनएम्प्लॉयज होते हैं उनको अमाउंट दिया जाता है, कुछ ऐसे ना मनरेगा के अंदर। तो ये भी आपका ऐसा देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एक एजेंडा में होता है कि जो भी लोग बेरोजगार है उनको हम इतना बेनिफिट देंगे। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे आपने ये सुना भी होगा स्मार्ट जयपुर बनेगा, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है कि यही आपको वाईफाई पब्लिक में भी मिलेगा, ये शायद आपने पढ़ रखा होगा। इंदौर वाईफाई सिटी के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर है, तो जयपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए। तो सिंपल सा पॉइंट आता है उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेटर होना चाहिए, और साथ में आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी फैसिलिटीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जो कॉमन पब्लिक यूटिलिटीज आपको ऐड करनी है, रोड पर जो भी बाथरूम्स बनाए जाते हैं तो वो कहां से आता है? दैट इज अ फंड ऑफ गवर्नमेंट, यस और नो? तो वही बात आ रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? दिस इज अ नीड ऑफ टैक्स। क्यों गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है? लोग विरोध करते हैं टैक्सेस का, क्या करते हैं? इतना डबल डबल टैक्स क्यों लगाते हो भैया? आपकी इकोनॉमी को कितना डेवलप करना है ये भी ना सोचो। ये पॉलिटिक्स है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, क्या करें? रेवेन्यू चाहिए, क्या चाहिए? यस, ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए उसमें घपलेबाजी ना हो। टैक्सेस लगा रहे उसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादा फोकस किस बात पर होना चाहिए कि जितना भी टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाए वो क्या हो? 100% पब्लिक के लिए यूज किया जाए, वो सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उसमें घपलेबाजी नहीं हो। अगर भाई टैक्सेस जो भी लिया जाता है उसमें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं,
इनडायरेक्टली पब्लिक का ही वेलफेयर है, क्योंकि आपकी रोड बनेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगा, आपकी पब्लिक यूटिलिटीज इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली सबका फायदा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? नंबर 1, एडिंग नहीं पढ़नी, डिटेल में पढ़ लो। टैक्सेस मतलब ये जो पढ़ रहे हैं इसकी एडिंग पढ़नी है आपको। टैक्सेस कंपलसरी नॉट वॉलंटरी, समझाने की जरूरत है? मैंने यही बोला कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज है जहां पे पूछा जाता है तुम्हारी जितनी मर्जी उतना टैक्स है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी आपको पे करना पड़ेगा यदि आपके ऊपर इंपोज किया जा रहा है, वॉलंटरी नहीं है। टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूशन, आंसर इज यस। ये एक्चुअली ये एक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी लाने का तरीका है। लोग क्या बोलते थे, क्यों टैक्सेस दो, चोरी कर लो, दारू पी लेंगे अपन, बिना मतलब का मेहनत मैं करूं और पैसा मैं दे दूं, क्या फायदा भैया? तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यू आर डूइंग। जैसे मोदी जी बार बार आके बोलते हैं टैक्सेस पे करो, ईमानदारी से पे करो, बढ़िया रोड बनेगी, यू आर डूइंग द वेलफेयर फॉर पब्लिक। क्योंकि आप टैक्सेस ईमानदारी से पे करोगे तब ये देश चलेगा, देश आपका है और आपके लिए चल रहा है। तो जो भी टैक्सेस आप पे करते हो तो इनडायरेक्टली आप कंट्रीब्यूट करते हो, किसमें? पब्लिक वेलफेयर पे। पब्लिक, क्योंकि आपके ही पैसे से आपका रोड बन रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है, पब्लिक यूटिलिटीज बन रही है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया। ये आपके ही पैसे की वजह से इंडिया डेवलप हो पाए। क्या कहना चाहो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो टैक्स क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या ये? टुवर्ड्स सोसाइटी। टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं, पब्लिक का बेनिफिट है, सबका बेनिफिट है। क्योंकि जो भी पार्क बनते हैं तो कोई ऐसे नहीं होता मैं ही पार्क में दूंगा क्योंकि टैक्सेस में ज्यादा पे करता हूं। जिस भी एरिया में आप रहते हो तो उस एरिया का मम्मी रोमाल क्या हो, और आप करोड़ों का टैक्स पे करते हो, तो आप क्या बोलोगे? ओए तो गरीब है, अरे यार रोड पे मैं ही चलूंगा, मेरे पैसे में टैक्स भरी है। ऐसा टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, बात सही है, लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे पागल ने बोला था, कौन सा पागल? कपिल शर्मा। कॉमेडियन अच्छा है लेकिन अक्कल बेअक्कल है। उसने क्या किया, उसने, आपको ध्यान होगा उस समय जब क्या था, अभी तो एक्स हो गया, एक्स से पहले क्या था, ट्विटर। तो ट्विटर पे उसने मैसेज लिखा था, मैं इतना ज्यादा टैक्स पे करता हूं, 5 करोड़ का टैक्स पे करता हूं, फिर भी मुझे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लाइन में करा लेना पड़ा। ये सर आपको भी ध्यान है, तो मैं से किसी को, यदि किसी ने ये मैसेज पढ़ रखा, भैया आप टैक्सेस पे करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है ओ जी आपने इतना टैक्स पे कर दिया, आप आओ तुम तो हटो। गवर्नमेंट ने तो ये भी कर दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट की जो ये होती है व्हीकल्स, तो गवर्नमेंट जब रात में जो मतलब ऑफ वर्किंग टाइम होता है उसके बाद वो दिखा नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स के ऊपर आजकल वो कट्टे लगा देते हैं, वो दिखाते नहीं है प्लेट को, वो गवर्नमेंट लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है तो क्या होता है, पब्लिक को परेशान करते हो, गलत है। बहुत सारी गवर्नमेंट ने अपोज किया है। क्या आपको पता होगा, जब भी कोई मिनिस्टर या बहुत सारी गवर्नमेंट की कार जाती है तो पब्लिक वाले क्या करते हैं, सबको रोक लेते हैं, भैया बेकार थोड़ी है। यदि ऑफिस टाइम में जा रहे हैं तो समझ में आता है, भैया आरजेएस है, जज है, कोर्ट में हियरिंग है, लेट हो जाएगा तो ठीक है मुझे रोक लो, मैं एक गरीब आदमी। भैया रात में 2 बजे अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहे हैं तो भैया क्या जज, तो ये अलाउड नहीं होता, ये आपको पता भी होगा, ऐसा आ चुका है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पे ध्यान देती है। पब्लिक के लिए आप टैक्सेस ज्यादा पे करते हो, आप कोई भी पोस्ट होल्ड करते हो, आप वर्किंग कर रहे हो, ऑन ड्यूटी हो तो बात अलग। अरे अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। कुछ बात तो समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नेशनल हॉलीडेज पे अलाउ नहीं होता ना, मैं वही चीज बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक नहीं, आप पर्सनल कर रहे हो। यदि आप ऑफिस ड्यूटी में हो तब तो बात अलग है, और तब तो लॉजिकल है, तुम्हें भी समझ में आता है। भैया वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे, इतने बिजी लोग हैं तो ठीक है यार, उनको जाने दो यार, कितने लोगों का भला होगा। लेकिन रात में 12 बजे जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें रोकते हो क्यों? वो भी इंसान, हम भी इंसान। पब्लिक बेनिफिट,
जो भी टैक्सेस पे किए जाते हैं वो किसके लिए पे किए जाते हैं? पब्लिक बेनिफिट। किसके लिए पे किए जाते हैं? पब्लिक बेनिफिट। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन पब्लिक के लिए, ऑल ओवर। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा तुम्हारा बेनिफिट कम होगा, ऐसा नहीं। टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम। यदि मैं इनकम टैक्स एंगल से बात करूंगा तो टैक्स कहां से पे किया जाता है? आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है और इनकम टैक्स इसके ऊपर लगेगा, इनकम के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने सेकंड दोनों ग्रुप पढ़ाए, तो दोनों ग्रुप की फीस कितनी मुझे याद नहीं है, फॉर एग्जांपल 54,000 मान लो। दोनों ग्रुप की फीस कितनी बेटा? तो 54,000 रुपए के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो? नो, क्योंकि 54,000 रुपए मेरी इनकम नहीं है। मेरी इनकम तो 1 रुपया है। तो बाकी कहां गया? बाकी कहां गया? जीएसटी चला गया पूरा। बाकी कहां चला गया? बेटा तुम कहां बैठे हो, देखो तो सही। रेंट जाता है बिल्डिंग का 2 लाख रुपए महीने का। ये प्रोजेक्टर रिपेयरिंग कराना पड़ता है, ये प्रोजेक्टर, स्क्रीन, एसी, लाइट का बिल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, फैकल्टीज पेमेंट, बचता क्या? 1 रुपए। जीएसटी लगेगा रिसिप्ट के ऊपर, ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जीएसटी लगेगा, जो भी मेरी वैल्यू है सप्लाई की, टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन जब इनकम टैक्स की बात आएगी तो इनकम टैक्स रिसिप्ट के ऊपर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स इनकम पे लगेगा। इनकम मतलब प्रॉफिट, अर्निंग्स, नॉट रिसिप्ट, नॉट रेवेन्यू। रेवेन्यू पे नहीं लगेगा, जो आपकी रिसिप्ट है उसके ऊपर नहीं लगेगा, जो आपका टर्नओवर है उसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके ऊपर लगेगा जो आपकी प्रॉफिट होगी, जो आपकी अर्निंग्स होगी, जो आपकी इनकम होगी। समझ में आई बात? गवर्नमेंट एज अ पावर टू लेवी द टैक्स, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 लिस्ट बना रखी, याद है किसी को? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज अ यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज अ स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन मैटर के रिगार्डिंग लोग बना सकती है। तो गवर्नमेंट एज अ पावर टू लेवी द टैक्स। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, मैंने पहले क्लियर किया। मतलब टैक्सेस जो आप पे करते हो आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप ये लिंक नहीं कर सकते तुम कितना टैक्स देती हो। तुम तो देती नहीं बेटा, कमाना ही स्टार्ट नहीं किया बेटा। जब मैं नीचे उतरू ना मेरे पीछे उतरना, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं। तुम्हें टैक्स देती नहीं, तुम रोड पे कैसे चल रही हो? अरे ऐसे नहीं होता। टैक्सेस आर फॉर दी पब्लिक बेनिफिट, लेकिन टैक्सेस आर नॉट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों को कनेक्ट नहीं करना। जैसे आप मार्केट में कनेक्ट करते, भैया मैंने 1 लाख रुपए पे किया तो मुझे बड़ा टीवी मिलेगा, और तुम्हें 10,000 रुपए पे किया तो तुम्हें छोटा टीवी मिलेगा। यस और नो? तो हर जगह कॉस्ट एंड बेनिफिट की अपन बात करते हैं। जैसा आप पे करोगे वैसे ही मिलेगा। बेटा 6 लाख रुपए की कार खरीदोगे तो छोटी कार आएगी, वही आप 70 लाख की कार खरीदोगे तो ऑब्वियसली लग्जरी कार आएगी। मतलब सर सिंपल सा पॉइंट याद है, सब जैसा पैसा फेंकोगे वैसा ही तो बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? लेकिन टैक्सेस आर नॉट द कॉस्ट टू द बेनिफिट। आप ये लिंक नहीं कर सकते कि मैंने इतना टैक्सेस पे किया तो मुझे इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, तुमने इतना टैक्स कम पे किया तो तुम्हें इतना बेनिफिट कम मिलना चाहिए। ऐसे कनेक्ट नहीं करना। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? इसलिए मैंने कपिल शर्मा को बेवकूफ बोला। ऐसे बढ़िया इंसान है, हंसाता, अच्छा काम करता है, लेकिन हंसाने का मतलब थोड़ी कि बंदे में सारी क्वालिटी होगी। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, टैक्स इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पब्लिक वेलफेयर। अब एक ही बात को मैं कितनी बार बताऊं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, टैक्सेस किसके लिए पे किया जाता है? टैक्सेस पे किया जाता है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर बेस्ड होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सिंपल सा पॉइंट आता है, जितना भी आप टैक्सेस कलेक्ट करोगे उससे क्या होगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। क्या डेवलप्ड होगा? और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आपको पता है बिजनेस ग्रो करता है। क्या कहना चाह रहा हूं, सबको समझ में आ रही बात एवरीवन? तो अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या था? रेशनल बिहाइंड द टैक्सेशन। टैक्सेशन क्यों लगाई जाती है, उसके पीछे रीजंस क्या है? ये रीजन थोड़ी थे, ये क्या थे? रीजन तो मैंने पहले पढ़ा दिए थे। ये क्या थे? फीचर्स। हमें 2 चीजें पढ़ी है। ये क्या थे? रेशनल टू लेवी द टैक्स, और अभी जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। नाउ वी कम टू द अनदर कंसेप्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन।
अपन यहाँ पे जो पूरी बात कर रहे हैं वो अभी किसके एंगल से बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स एंगल से बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स से पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, सोर्स ऑफ द रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिवेन्यू के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से जो मेजर तरीका होता है गवर्नमेंट की रिवेन्यू का वो होता है टैक्सेस, इनकम टैक्स। कोई समझाने की जरूरत है? सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट जो होती है ना बेटा, ये बताने की जरूरत नहीं, रट्टा मारा हुआ है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, ऐसा रट्टा मारा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स का जो बहुत बड़ा पर्पस होता है वो ये होता है कि कंट्री में कोई भी गरीब ना सोए, उसको भी खाना मिले। गरीब ही तो सोता है, अमीर के बाद तो खाने को ऐसे मिल जाएगा। तो जो गरीब है उनके ऊपर फोकस ज्यादा होता है, और बजट के अंदर बहुत बड़ी ये फोकस भी किया जाता है। इनके ऊपर, तुम जैसे गरीब नहीं और मेरे जैसे गरीब भी नहीं, हम भी गरीब है, मुझे पता है। गरीब तो हर इंसान ही होता है। क्या होता है? गरीब तो हर इंसान ही होता है। और गरीब इन द सेंस कि मार्केट में ज्यादा पे नहीं किया जाता, जब बार्गेन करनी होती है तो गरीब बन जाते हैं बिल्कुल। यार साहब इतना महंगा है, कहां से दे। मैं वो वाले गरीब की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम और मैं कौन से गरीब की बात कर रहा हूं? जेन्युइन पुअर। जेन्युइन पुअर मतलब फटीचर, ऐसा इंसान जिसके पास 2 टाइम का खाने के लिए पैसा नहीं है भैया, जो 10 दिन से भूखा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनकी बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस होता है, जैसे फार्मर्स जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? और बारिश ज्यादा रहती है, और बारिश ज्यादा आ जाती है तो क्या होता है? फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? इंश्योरेंस कंपनसेशन पे करती है गवर्नमेंट आजकल, पता होगा आपको फार्मर्स को। कहां से आता है पैसा? प्रीमियम थोड़ी लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो सबको कंपनसेशन पे कर रही है बिना प्रीमियम पे किए। क्यों? फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए। बेचारे फार्मर्स पैसा लुटा रही है। चलो गलत बात है, ये गलत बात नहीं है, इंसानियत नहीं है कि तुम्हारी आंखों में? तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम आराम से सो रहे हो और गरीब ऐसे सोए? इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? तो जो खुद लोग करते हैं इंसानियत, वो अच्छी बात है। जो नहीं करते तो गवर्नमेंट कंपलसरी करती है। ये गवर्नमेंट का काम है। क्या? अमीरों से टैक्सेस लेना, क्योंकि गरीब को कभी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बोला बेटा, तुम नहीं कमाती, तुम्हें इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा कमाता है, टैक्स देगा, और कमाता है और टैक्स देगा, और ज्यादा कमाता है और ज्यादा टैक्स देगा, और ज्यादा कमाता है और ज्यादा टैक्स देगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, और ये टैक्सेस यूज किए जाते हैं जो भी गरीब है, जो भी नीडेड पर्सन है, उनकी हेल्प करने के लिए बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसीज बना के डिसाइड करती है। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये शायद 2000, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर है, शायद तुमने भी पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ने गांवों के अंदर, ये जयपुर वालों को नहीं समझ में आएगा, तुम में से कोई गांव को यदि बिलोंग करता होगा या तो आइडिया होगा, तो गवर्नमेंट ने 2017, 18, 19 के अंदर, जिसमें अक्षय कुमार भी इन्वॉल्व हुआ था, हर बंदे को 10,000 रुपीज दिया था गांवों में बाथरूम बनाने के लिए। मुझे याद नहीं है वो अमाउंट कितना था, 10,000 या 7,000, आई डोंट नो अबाउट दैट अमाउंट। अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, याद पता है किसी को? दिया था कि ये तो न्यूज़पेपर में आया ही था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यदि आपके घर में बाथरूम नहीं है, आप बाथरूम मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि गरीब लोग हैं भैया, तुम बोले से बाथरूम भी नहीं बना सकते, मैं गांव में जाके देखो उनकी क्या हालत हो रही है। तो ये पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास? रिवेन्यू। समझ में आ रहा है? टैक्सेस। इसे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है कि जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे आपने टैक्सेस ले लिया, क्योंकि भैया आप जो कमा रहे हो वो कहां से कमा रहे हो? यहीं के रिसोर्सेज यूज करके तो कमा रहे हो। तो यहां के रिसोर्सेज को यूज करके आप कमा रहे हो, तो आप टैक्स पे करो। और ये टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है जो गरीब लोग हैं, जो नीडेड पर्सन है, उनके बाथरूम बनाने के लिए, फार्मर्स को कंपनसेशन पे करने के लिए, डिफरेंट वेज में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फार्मर्स के बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, लोन माफ कर देती है, आपको पता होगा। ये जनरली बहुत बार बजट का टारगेट भी होता है कि फार्मर्स के क्या किया जाए, लोन माफ कर दी जाए। बेचारे कहां से पे करेंगे? क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा भी होगा, यहाँ के सारे फार्मर्स सुसाइड कर लिया दुखी होके, कर्ज के दबाव में। एक तो मानसून हाथ में नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट और लोन वालों ने परेशान करके रख दिया। फार्मर करे तो क्या करे? जो आपका पेट भरता है वही गरीब मरता है।
क्योंकि भैया फार्मर ना हो तो क्या खाओगे आप, अनाज कहां से मिलेगा, और वही गरीब मर। उस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ मींस जिनके पास इनकम ज्यादा है उनसे आपने क्या किया, थोड़ा सा पैसा ले लिया टैक्सेस के फॉर्म में, और जो बिल्कुल गरीब है और नीडेड है उनको डिफरेंट फैसिलिटीज के फॉर्म में अमाउंट दिया जाता है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, डिफरेंट वेज में। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बार गवर्नमेंट करती है कि विडोज के अकाउंट में 200 रुपए, मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा, ये आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि जो विडो है, लेडीज है, विधवा लेडीज, उनको क्या दिया जाएगा, उनके अकाउंट में मंथली इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ईयरली इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। जो लड़कियां हैं जो पढ़ रही है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको लैपटॉप देते हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। क्यों? डेवलपमेंट। समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये समझाने की जरूरत है, समझ में आ गया? मीन जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे आपने टैक्सेस के फॉर्म में अमाउंट ले लिया, और जो गरीब है, जो नीडेड पर्सन है, स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्कीम्स बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, उसके थ्रू इनकम उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको पे करती है पॉलिसीज बना के। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स इट इज द सोशल वेलफेयर, समझाने की जरूरत ही नहीं है। पार्क, रोड, सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द बेड एंड इंजूरियस कस्टम्स, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। टैक्सेस इनसे रिवेन्यूज आएगा, रिवेन्यूज को एनकरेज करता है सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज ए टूल टू सॉल्व सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक परचेजिंग एंड सेलिंग। और जब टैक्सेस आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी? टैक्सेस इंपोज किया तो गवर्नमेंट के हाथ पैसा आया, गवर्नमेंट ने क्या कर दी, बढ़िया रोड बना दी। फिर अब बढ़िया रोड बनने से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? होती है। बिजनेस डेवलप होता है, और बिजनेस डेवलप होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट गांव में जा जाके रोड बना रही है भैया, जितनी ज्यादा रोड आपकी बनती जा रही है, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन, लोग बोल रहे हैं अभी मतलब एक कोई ट्रेन बनेगी जिसके थ्रू जयपुर से दिल्ली की जो दूरी है वो आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि जो जयपुर वाले लोग हैं वो दिल्ली जाके इजीली काम कर सकते नहीं कर सकते? तो जयपुर में अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि आपको 1 घंटा लग जाता है आने जाने में। तो भैया आप जयपुर से दिल्ली यदि बुलेट ट्रेन या कोई भी और ट्रेन हो उसके थ्रू पहुंच जाओगे तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। क्या क्या चाह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी। ये आजकल जो होता है ना, पहले क्या होता था, मुंबई का माल मुंबई में बिकता था, जयपुर का माल जयपुर में बिकता था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड की वजह से, मुंबई के अंदर जो भी अच्छा फ्रूट होता है वो इजीली क्या होता है, जयपुर में रहता है, जो जयपुर में अवेलेबल होता है वो मुंबई चले जाता है, जो बेंगलोर में अवेलेबल होता है दिल्ली चले जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू पूरी कंट्री कनेक्टेड है। ये रोड के थ्रू पॉसिबल हो पाए। किसके थ्रू? क्या कहना चाह रहे हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एनफोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? जल्दी तो नहीं होना बेटा, सबको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तुम में से कोई बताएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टार्ट किया था। ये प्यारी बच्ची, गुड मॉर्निंग बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन। और बताओ, डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम के ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर लगता है, मेरे ऊपर लगेगा, मेरी इनकम के ऊपर लगेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्सन के ऊपर नहीं लग रहा, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो भी आपका बर्डन ऑफ टैक्स है वो आप शिफ्ट नहीं करते। मेरी इनकम है तो मुझे इनकम टैक्स अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर चिन्मित रोयल्स क्या करता है, जीएसटी बायर से लेता है और बायर से लेके गवर्नमेंट को पे करता है। मीन बर्डन हैज बीन शिफ्टेड टू बायर। समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इन द लेवी ऑफ टैक्स इज ऑन ए पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स जनरली पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है, पर्सन की किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, पर्सन के ऊपर इंपोज की जाती है, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज द लेवी ऑफ द टैक्स इज मेड ऑन द वन पर्सन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज फिक्स्ड ऑन द सम अनदर पर्सन। मतलब टैक्सेस लगाना किसी और के ऊपर है, लेकिन पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर है। मतलब जो जीएसटी है, तो जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है, कंज्यूमर के ऊपर, लेकिन पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, सप्लायर के ऊपर। मीन सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, लेकिन टैक्सेस लग किसके ऊपर रहा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? मीन्स उसी बात को घुमा दिया। तो डायरेक्ट टैक्स की लेवी किसके ऊपर होती है, ऑन द पर्सन इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स की लेवी किसके ऊपर होती है, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट कैन बी ट्रांसफर टू द एंड यूजर्स। और हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी डिफरेंसेस आए तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, ओहदे में एक या दो ही होते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के क्या किया जाता है, बहुत सारे डिफरेंसेस बनाए जाते हैं। व्हाट इज अ पर्पस? आप इफेक्ट की जगह आप चाहो तो पर्पस बोल सकते हो, या इसका इफेक्ट क्या होगा। तो द पर्पस और द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ द नेशन। तुम समझाओ बेटा, डायरेक्ट टैक्स का पर्पस है रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम ऑफ द नेशन। अमीर से पैसा लिया, गरीबों को लुटा दिया। मतलब गरीबों से तो लेते नहीं है ना। जैसे मैंने बोला, तुम में से कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता, या तुम जीएसटी पे करती हो क्या? यस, पे का मतलब बर्डन बियर करती है। जीएसटी तुम सबके ऊपर लग रहा है बेटा, इनकम टैक्स नहीं लगता, जीएसटी सबके ऊपर लग रहा है। क्योंकि आप कपड़े खरीदते हो जो जीएसटी पेड आते हैं, जूते खरीदते हो जीएसटी पेड आते हैं, जो चश्मा लगा रखा है जीएसटी पेड है, जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो जीएसटी पेड है, सब जीएसटी पेड है, सब सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर। तो जीएसटी इनडायरेक्टली तुम सब पे करते हो, लेकिन इनकम टैक्स नहीं पे करते। इनकम टैक्स सिर्फ अमीर पे करते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, लिमिट से ज्यादा, जो भी लिमिट है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्या क्या सारा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या समझ में आया कि जो अमीर है, जो अर्निंग ज्यादा करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो गरीब होंगे उनको क्या किया जाएगा, वेलफेयर के फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्कीम्स बना के। तो एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स का जो पर्पस है वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द नेशन टू डिफरेंट पर्संस। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या होता है, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। तुम समझाओगे बेटा? चिन्मित व्यवस्था एग्जांपल ले लेते हैं। जो तुमने बोला कि आज जो फीस है 54, यदि मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो मैं कितना चार्ज करता, 44 या 45 ही चार्ज करता था। इनडायरेक्टली 8-10 हजार रुपए किसने बर्डन बियर किया? तो ये 8-10 हजार का जीएसटी पे करने की वजह से प्राइसेस बढ़ी या कम हुई? समझ में आया कि नहीं आया? वापस बोलो। उसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सब अपन इनकम टैक्स अंदर पड़ेंगे। क्वेश्चन ये आया कि सर कोई माइनर है, माइनर मतलब माइनर 8 साल का बच्चा, और वो डांस इंडिया डांस के अंदर डांस करता है, वो करोड़ों छाप रहा है डांस कर करके। बहुत टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं कि जो 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, वो किसी मूवी में, किसी सीरियल्स के अंदर आके बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और करोड़ छापते हैं। भैया इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर कि आप 8 साल के हो या 80 साल के डोकरे हो या डोकरी हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम अर्न करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। हो सकता है डोकरी की वजह से कोई बेनिफिट दे रहे, तो बात अलग है, वो एक अलग बात है, छोटा मोटा, लेकिन टैक्सेस तो सबको पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या था, डायरेक्ट टैक्स का जो पर्पस है वो है इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि अमीरों से इनकम को लेके गरीब के पास पहुंचाते हैं इनकम टैक्स के फॉर्म में। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पर्पस है, वो पर्पस या यू कैन से इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंपैक्ट पड़ता है, वो इंपैक्ट क्या पड़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।
क्योंकि जीएसटी लगने की वजह से कंज्यूमर को, बायर को ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा, ये रियल है, सितंबर 2024 में जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2 लागू किया, उसकी वजह से कारें सस्ती हो गई। ये पता है क्या किसी को? कितनी ज्यादा कार सेल हुई थी बेटा? तो सितंबर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीएसटी 28% से लाके 18% या एक रेट कम कर दिया, सुना होगा। तो भैया जीएसटी का रेट कम होने से कंज्यूमर को डायरेक्टली फायदा हो गया, क्योंकि द रीजन बिहाइंड जो कार तुम परचेज करते थे, उस कार के ऊपर तुम 28% का जीएसटी पे करते थे। अब उस कार पे कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको? 12% या 18%। तो ऑब्वियसली से फायदा क्या हुआ? आपका जीएसटी का रेट कम हो गया, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जीएसटी कम लगा, तो आपकी प्राइस कम हो गई, तो कारें क्या हो गई? सस्ती हो गई। तो यही रीजन था कि अक्टूबर के अंदर कार बहुत ज्यादा सेल हुई थी। और उसका बहुत बड़ा रीजन क्या था? जीएसटी रेट कट ऑन द कार्ड्स। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है वो इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। पेनल्टी की जगह हेडिंग लिखो लिवाइड ऑन। किसके ऊपर लिवाइड होता है? ये पर्सन के ऊपर लेवी होता है, जबकि इट इज लिवाइड ऑन सप्लायर। मतलब ये कि इनकम टैक्स के अंदर जिस पर्सन को इनकम टैक्स पे करना होता है उसको बोलते हैं असेसी। और जबकि जीएसटी के अंदर अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? सप्लायर। सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है जीएसटी के अंदर, और यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? असेसी, जो बंदा इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। कोई डाउट? ना। अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो नाउ वी कम टू द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मेरिट मतलब एडवांटेज। एडवांटेजेस, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। पहला पॉइंट, इक्विटी। इक्विटी एक है बेटा, सब इक्वल है। आप गरीब हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अमीर होते जाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, और अमीर होते जाते हो तो और टैक्स देना पड़ेगा, और अमीर होते हो तो और टैक्स देना पड़ेगा, और अमीर होते हो तो और टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस्ड है ये प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रोग्रेसिव मतलब जिसकी इनकम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, और इनकम इंक्रीज होती जाएगी और टैक्स भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्विटी है, मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड कंसेप्ट है कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका टैक्स अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा, उस फॉर्म में ये इक्वल है। और क्या एडवांटेज है? इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप समझो बेटा, किसी जगह बाढ़ आ गई, बाढ़ मतलब फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप। तो यदि कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो वहां पे क्या होता है? त्राहीमाम हो जाता है। त्राहीमाम मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में इनकम टैक्स बहुत अच्छा टूल होता है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, उन्हीं लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ेगा जो कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बर्बाद हो गए हो, बाढ़ की वजह से आपकी अर्निंग खत्म हो गई, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा तुम्हारी अर्निंग खत्म हो जाएगी तो तुम खाना नहीं खाओगी, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी सही नहीं होता। जीएसटी का यही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि जहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, तो भी यदि आप कोई गुड्स कंज्यूम करते हो जो आपको कंज्यूम करने ही पड़ेंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स तभी पे करना पड़ेगा जब आपकी इनकम होगी। यदि कोई बंदा इनकम कमा रहा है तो टैक्स पे कर दो, इनकम कमा नहीं रहे हो तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही दे रखा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल है, अर्निंग है तो टैक्स दे दो। फॉर एग्जांपल मैं अब तो इतने करोड़ों छापता था तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, मेरा बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया, तो मेरी अर्निंग खत्म हो गई, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे टैक्स भी देना नहीं। तो उस एंगल से इसको क्या बोला गया है? इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स आपके इलास्टिसिटी है, मतलब व्हेन द गवर्नमेंट फेसेस सम इमरजेंसीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन, द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द मनी फॉर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स थ्रू द मोड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इसकी वजह से पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, उन्हीं लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है जो कमा रहे। यदि कमा रहे हो तो टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम?
लेकिन जिन लोगों की कमाई खत्म हो गई उनसे आपने 1 रुपया भी नहीं लिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पॉइंट नंबर 3, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब पता है कि लोगों की इतनी इनकम है तो हर साल 10% बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यदि अब तक आप 100 करोड़ कमा रहे थे तो हर साल ग्रोथ होती है, तो आपने 100 करोड़ का कितना कमा लोगे, 110 और 120 करोड़। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट रेवेन्यू एस्टिमेट कर सकती है, एक अंदाजा लगा सकती है कि इतनी इनकम आएगी। क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपको एवरी मंथ 25,000 की सैलरी मिलती है, 4,000 की सैलरी मिलती है, 4 लाख की सैलरी पर मंथ मिलती है, तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो आपका इनकम टैक्स बिल्कुल सर्टेन है। क्या है? नहीं, ये नहीं पता। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जो इनकम टैक्स है तो रेट कैसे होगी सर, तो स्लैब रेट है, ये सारी बातें मैं आगे करूंगा, अभी फिलहाल नहीं। लेकिन थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्लैब रेट होगी, वो इनडायरेक्टली इन्होंने इंट भी दे दी है, क्योंकि आप थोड़ा कमा रहे हो तो थोड़ा टैक्स हो, आपने ज्यादा कमाया तो ज्यादा टैक्स है, तो और ज्यादा कमाया तो ज्यादा टैक्स है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग एक लिमिट लेवल तक है तो टैक्स का रेट कम लगाएंगे, लेकिन आपकी अर्निंग ज्यादा इंक्रीज होगी तो टैक्स का रेट भी इनकम टैक्स में ऐसा होता है। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? रिड्यूस इनइक्वलिटी, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला था, मेरिट के अंदर इक्विटी, तो इक्विटी वाले पॉइंट से इन्होंने बना दिया कि इक्वल है, इसका मतलब इनइक्वलिटी को क्या करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं। रिड्यूस, तो इक्वलिटी वाले कंसेप्ट में इन्होंने क्या पढ़ाया था, ये इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव, जो तुमने भी पूछा। प्रोग्रेसिव मतलब इनकम नहीं है तो टैक्स देना ही नहीं है, तो जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आपका टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। तो मतलब बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि गरीब के साथ गरीबी वाला ट्रीटमेंट, अमीर के साथ अमीरी वाला ट्रीटमेंट, वो वाला इक्वलिटी वाला पॉइंट है। मीन इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव लगता है। इनकम टैक्स गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, पहले ही महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, यदि उसके ऊपर आप जीएसटी और लगाओगे तो बेटा कस्टमर तो क्या होगा, कस्टमर से ही मर जाएगा। नहीं समझे क्या? समझाओ। आज समझो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप 10% जीएसटी लगाते हो तो 110 का हुआ। यदि 100 रुपए के प्रोडक्ट की प्राइस वैसे ही 500 रुपए हो गई तो पहले ही कस्टमर के ऊपर 100 रुपए का प्रोडक्ट 500 हो गया, उसके ऊपर आप जीएसटी और लगा दोगे तो और एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा। नहीं आया समझ में बेटा? आपने 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाया तो आपका प्रोडक्ट हो गया 110 रुपीज का, और वही 500 रुपए के ऊपर 10% जीएसटी लगाया तो आपका 550 रुपए। तो सिंपल सा पॉइंट ही आता है, यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा था, यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, तो क्या जीएसटी का बर्डन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो जब इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस यदि इंक्रीज होता है तो ऐसे में इन्फ्लेशन के अंदर जीएसटी के ऊपर ज्यादा रिलाई ना करके इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी क्या करता है, प्रोडक्ट को और महंगा कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट पहले ही महंगा है और जीएसटी लगा के और महंगा बढ़ा देगा। तो क्या दिया हुआ है, गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में ज्यादा बेटर टूल क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। सिंपल सिंपल कैसे, सिंपल रूल्स है, सिंपल प्रोसीजर है। आप इतना इतना कहोगे तो इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपकी जो भी रेगुलेशन है, जो भी प्रोसीजर्स है और जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना क्लियर एंड सिंपल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन दैट इज अ मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। वैसे अपना एक और कंसेप्ट है साथ में ही करना था, लेकिन टाइम हो गया तो क्लास मुझे यही वाइंड अप करनी पड़ेगी, लेकिन शायद जितना मैंने पढ़ाया उतना सबको समझ में आ गया होगा। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए